Hello student, today we are going to start 11th class economics and the book name is Indian Economic Development. इसका हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं एंड फर्स्ट चैप्टर इज इंडियन इकोनॉमिक ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, मतलब स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था। तो हम इस चैप्टर के अंदर जो क्लियर करेंगे वो चीजें होंगी कि हम फैमिलियर हो पाएंगे स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी इन 1947, द ईयर ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस, मतलब जब इंडिया को 1947 ईयर में इंडिपेंडेंस मिली तो उस टाइम पे क्या स्टेट था, क्या कंडीशन थी इंडियन इकोनॉमी की, हम उसको डिटेल में यहाँ पर पढ़ेंगे। एंड सेकेंड थिंग, अंडरस्टैंड द फैक्टर्स दैट लेड टू द अंडर डेवलपमेंट एंड स्टैग्नेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, मतलब हम उन फैक्टर्स को भी अंडरस्टैंड करेंगे जो इंडियन इकोनॉमी के स्टैग्नेशन की और अंडर डेवलपमेंट रहने के रीजंस रहे हैं। ठीक है। एंड अगर हम देखते हैं अभी प्रेजेंट डे में जो भी इंडियन इकोनॉमी की कंडीशन है, वो कंडीशन अभी में नहीं बनी है, मतलब इट्स नॉट जस्ट ऑफ करंट मेकिंग। तो इसका अगर हम देखेंगे तो इसका पूरा का पूरा जो रीजन है वो कहीं ना कहीं हिस्ट्री से है, और पर्टिकुलर जो मेन रीजन है वो है कि इंडिया पर जो ब्रिटिश रूल रहा ऑलमोस्ट 2 सेंचुरीज तक रहा एंड उसके बाद हमें इंडिपेंडेंस मिली है। तो 200 ईयर तक इंडिया के ऊपर जो ब्रिटिश ने रूल किया है, उस रूल की वजह से आज इंडियन इकोनॉमी का स्ट्रक्चर ये है। एंड सेकेंड थिंग ये कि द सोल पर्पस ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल रूल इन इंडिया वाज टू रिड्यूस द कंट्री टू बीइंग अ रॉ मटेरियल सप्लायर, क्योंकि इंडिया का जो रॉ मटेरियल था वो बहुत फाइन क्वालिटी का हुआ करता था। तो बेसिकली ये एक रीजन था। एंड सेकेंड थिंग कि वो अपनी कंट्री, जो होम कंट्री है ब्रिटेन का, उसका जो इंडस्ट्रियलाइजेशन चल रहा था उसको वो एक्सपेंड करना चाहते थे। दैट वाज द मेन रीजन कि वो इंडिया पर रूल करने आए। ओके। एंड इस चैप्टर के अंदर आप आगे जो सारे कॉन्सेप्ट, लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर द कॉलोनियल रूल, मतलब हम इन वाले एरियाज को भी क्या करेंगे, गो थ्रू करेंगे, फोकस करेंगे इन एरियाज पर कि एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा था, क्योंकि ऑलरेडी बोला गया है कि कॉलोनियल रूल के टाइम पे क्या इंडियन इकोनॉमी का जो डेवलपमेंट था वो बहुत लो लेवल का था, मतलब बेसिकली कोई डेवलपमेंट था नहीं डायरेक्टली अगर हम बोलें तो। एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा था कि क्या उसमें कोई चेंजेस किए गए, क्या उसकी ग्रोथ के लिए वर्क हुए, कुछ पॉलिसीज बनी और बनी तो कितनी सक्सेसफुल रही, तो ये सारी चीजें। एंड सेकेंड थिंग आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसा था, इंडस्ट्रियल सेक्टर क्या पहले कुछ था या फिर बाद में कुछ बना या फिर था ही नहीं, तो ये सारी चीजें। एंड फॉरेन ट्रेड की क्या कंडीशन थी कि हम ट्रेड कर रहे थे नहीं कर रहे थे, डेमोग्राफिक कंडीशन क्या रही, डेमोग्राफिक कंडीशन के अंदर आपकी बेसिकली हम देखते हैं कि एजुकेशन रेट कैसा रहा, मॉर्टेलिटी रेट कैसा रहा, फीमेल लिटरेसी थी या नहीं थी, कम थी या ज्यादा थी। देन उसके बाद आपका ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर रहेगा। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में ये होता है कि आपका एम्प्लॉयमेंट रेट क्या रहा एंड किस सेक्टर में ज्यादा अच्छा रहा, मतलब आपके सेक्टर्स अलग अलग होते हैं, प्राइमरी सेक्टर हो गया, सेकेंडरी सेक्टर हो गया, सर्विस सेक्टर हो गया, तो क्या ये सेक्टर सारे उस टाइम पे एग्जिस्ट करते थे या नहीं करते थे, तो वो सारी चीजें यहाँ पर आएंगी। एंड लास्ट वन इज द इंफ्रास्ट्रक्चर, कि उस टाइम पे जो इंडिया थी वहां पर अलग अलग स्टेट में, डिस्ट्रिक्ट में किस टाइप के टाउन या सिटीज थे, क्या इनका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा था कि हमने वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई डेवलपमेंट कर पाया या नहीं कर पाया, तो वो सारी चीजें हम इसके अंदर गो थ्रू करने वाले हैं। ओके, तो नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम द इंडियन इकोनॉमी बिफोर द ब्रिटिश रूल। तो इंडियन इकोनॉमी बिफोर द ब्रिटिश रूल किस टाइप की थी, तो फर्स्ट वन इज दिस कि इंडियन इकोनॉमी जो थी वो हमेशा से कैसी रही है, इंडिपेंडेंट इकोनॉमी रही है। ठीक है, इंडिपेंडेंट इकोनॉमी रही है। एंड सेकेंड थिंग ये कि एग्रीकल्चर जो रहा है वो मेन सोर्स रहा है लाइवलीहुड का इंडियन इकोनॉमी के अंदर स्टार्टिंग से। तो जब ब्रिटिश रूल नहीं भी था उस टाइम पर भी हम एग्रीकल्चर के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड थे। एंड इसके फर्दर कुछ चीजें थी जो हम शॉर्ट में देखेंगे कि हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी, जो कि कॉटन, सिल्क, टेक्सटाइल, मेटल एंड प्रीशियस स्टोन, इन सब पे वर्क, ये सारी चीजें हो रही थी। एंड
आपका वर्ल्ड वाइड लेवल पे जो था वो एक रेपुटेशन बहुत अच्छी थी, जस्ट बिकॉज हमारा जो मटेरियल था वो बहुत फाइन क्वालिटी का यूज होता था, एक हाई स्टैंडर्ड था किसमें कि जो भी गुड्स वगैरह हम इंपोर्ट करते थे, क्राफ्टमैनशिप, ठीक है, तो वो सारी चीजों के लिए बहुत अच्छे लेवल पे हमें एक पॉपुलैरिटी मिल रखी थी, मतलब लोग हमें वर्ल्ड वाइड लेवल पे जानते थे। ओके, एंड नेक्स्ट स्लाइड। तो नेक्स्ट स्लाइड में आपका यह है कि रीजन ऑफ द इकोनॉमिक पॉलिसी परस्यूड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया, क्योंकि जब इंडिया पर ब्रिटिश रूल ने काम किया एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, तो उस टाइम पे क्या हुआ कि उन्होंने कुछ पॉलिसीज बनाई और वो पॉलिसीज परस्यूट करने का उनका जो मेन रीजन रहा, वो मेन रीजन ये था कि वो प्रोटेक्शन करना चाहते थे, यहाँ पर आप देखें प्रोटेक्शन करना चाहते थे और क्या करना चाहते थे, प्रमोशन करना चाहते थे ऑफ द इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ देयर होम कंट्री, ठीक है। तो बेसिकली वो बोल तो रहते कि हम डेवलपमेंट कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमी का, इसलिए हम ये इकोनॉमिक पॉलिसीज बना रहे हैं, बट उनका मेन जो रीजन था वो प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन था अपनी होम कंट्री के लिए। एंड इसके अलावा वो फर्दर क्या चाहते थे, वो ये चाहते थे कि जो स्ट्रक्चर है इंडियन इकोनॉमी का, उसका फंडामेंटल स्ट्रक्चर को वो चेंज कर रहे थे, और वो फंडामेंटल स्ट्रक्चर क्या था कि वो इंडियन इकोनॉमी को एक सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल के तौर पर यूज करना चाहते थे, और बेसिकली वो सिर्फ और सिर्फ ब्रिटेन के लिए करना चाहते थे, ठीक है। वो बाकी कंट्रीज के साथ भी कुछ कंट्रीज हमारी रही है जिनके अंदर वर्क किया है हमने, लेकिन मेन वो ब्रिटेन के लिए काम करना चाहते थे, एंड कंज्यूमर ऑफ फिनिश्ड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट फ्रॉम ब्रिटेन। दूसरा वो कंज्यूमर बनाना चाहते थे किसको, इंडिया को, किसके लिए, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के लिए जो कि ब्रिटेन से बनकर आ रहे थे। ओके, यहाँ पर वो पॉलिसीज तो बना रहे थे हमारे लिए, लेकिन अगर हम आगे देखें तो पॉलिसीज बनाते टाइम बिल्कुल भी एस्टिमेट नहीं लगा रहे थे कि नेशनल और पर कैपिटा इनकम कितनी होगी, क्योंकि जब भी हम किसी भी इकोनॉमी के लिए वर्क करते हैं तो वहां पर क्या होता है कि आप जीडीपी का एक एस्टिमेट लगाते हो और पर कैपिटा इनकम का एस्टिमेट लगाते हो, मतलब ये चीजें आपकी इंक्रीज होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू पॉलिसीज, तभी हम इस चीज को कंसीडर करते हैं कि वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए वर्क कर रहे हैं। लेकिन उस टाइम पे जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी वो उस चीज के लिए बिल्कुल भी नहीं सोच रही थी, वो सिर्फ और सिर्फ उन पॉलिसीज को लेकर आ रही थी, और उनका जो इनडायरेक्टली जो हिडन रीजन था वो अपनी इकोनॉमी के लिए था, ठीक है। लेकिन उस टाइम पे BKRV राव जो थे, उन्होंने, ही इज द इकोनॉमिक्स, एंड इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एस्टिमेट लगाया था नेशनल इनकम पर कैपिटा इनकम का, जो कंसीडर भी किया गया। ओके, एंड इसके फर्दर और भी कुछ इकोनॉमिक्स थे जिन्होंने वर्क किया, दादा भाई नौरोजी, आपके विलियम डिग्बे, एंड आपके फिंगली सीरस, ठीक है। तो फिंगली सीरस और ये VKRV राव, इन सब ने वर्क किया था, तो ये फर्दर और है। एंड इसके फर्दर अगर हम बात करें टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन बंगाल, तो उस टाइम पे बंगाल की टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत ज्यादा फेमस थी। उसका रीजन ये था कि वहां पर एक डिफरेंट काइंड ऑफ का एक मुस्लिम नाम करके कॉटन टेक्सटाइल था, वो वहां पर मिलता था उनकी कैपिटल में, बंगाल के ढाका में, ठीक है। एंड इसको ढाकाई मुस्लिम कहा जाता था, और ये एक तरह से वर्ल्ड वाइड लेवल पे फेमस था, और एक ऐसा टेक्सटाइल था जो बहुत ही फाइनेस्ट, मतलब बहुत फाइन वैरायटी थी इसकी, जो उसको मलमल कहा जाता था, और जो फॉरेन ट्रैवलर्स थे वो उसको यूज करते थे, और मलमल शाही या मलमल खास इस टाइप के नाम इनको दिए गए थे, और ये कि रॉयल्टी के लिए यूज होता था, कि भाई बहुत बहुत अच्छा माना जाता था उस टाइम। ओके, देन एग्रीकल्चर सेक्टर ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड, कि कैसा था उस टाइम पे। तो उस टाइम पे क्या था, इंडियन इकोनॉमी अंडर द ब्रिटिश कॉलोनियल रिमेन फंडामेंटली एग्रीग्रेरियन, मतलब यह है कि उस टाइम पर भी हम क्या थे कि एग्रीकल्चर बेस्ड हमारी इकोनॉमी थी, ठीक है। अबाउट 85% जो लोग थे, पॉपुलेशन जो थी, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो उनका लाइवलीहुड था वो एग्रीकल्चर के ऊपर ही डिपेंड करता था। एंड सेकेंड थिंग ये कि इंडिया की जो एग्रीकल्चर थी उसमें स्टैग्नेशन आ गया था, एक बैकवर्डनेस आ गई थी कि हम बहुत ज्यादा पीछे थे, ठीक है।
कुछ भी इसमें डेवलपमेंट नहीं हुआ था किसके अंदर, एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, क्योंकि हमने कोई भी चीजें कुछ नई करी ही नहीं थी। एंड स्टेगनेशन का जो मेन रीजन था, वो मेन रीजन ये था कि इस टाइम पे एक लैंड सेटलमेंट एक्ट जो था वो इंट्रोड्यूस किया गया था, किसके थ्रू, कॉलोनियल गवर्नमेंट के थ्रू। तो ये बहुत बड़ा रीजन था किसका, कि स्टेगनेशन आने का। एंड इसके फर्दर जो अलग रीजंस थे, वो कुछ ये रीजंस भी थे कि हमारी जो टेक्नोलॉजी थी बहुत लो लेवल की टेक्नोलॉजी थी, क्योंकि टेक्नोलॉजी के बारे में कोई जानता ही नहीं था उस टाइम पे इतना कुछ। एंड इरिगेशन की फैसिलिटीज भी नहीं थी, ठीक है, फर्टिलाइजर्स यूज नहीं हो रहे थे। ये सारी चीजें जो थी वो बहुत ज्यादा बेकार लेवल पे थी। इनका जो एक स्टेट था वो पुअर था। एंड लास्ट वन इज दिस कि इस टाइम पे कमर्शलाइजेशन हुआ किसका, एग्रीकल्चर का। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन बना स्टैग्नेशन का, ठीक है। तो इसमें क्या था, इसमें जो ब्रिटिश थे वो डिमांड करते थे कि आप कैश क्रॉप्स का ही कैश क्रॉप्स को ही उगाएं। और उस टाइम पे कैश क्रॉप्स आपके जैसे कि कॉटन हो गया, जूट हो गया, आपका इंडिगो हो गया। इवन इंडिगो तो इस टाइप की क्रॉप थी कि अगर आपने एक बार उसको स्टार्ट किया तो आप काफी लॉन्ग पीरियड तक उस सॉइल के अंदर कोई और क्रॉप कर ही नहीं सकते थे। वो कहीं ना कहीं बिल्कुल मतलब सॉइल को खराब कर देती थी, ठीक है। तो ये रीजन है। एंड इसके आगे जो हम कंटिन्यू करेंगे वो होगा आपका परमानेंट लैंड सेटलमेंट एक्ट, क्योंकि ये सबसे मेन रीजन था। यही एक एक्ट था जो कि किसने आपकी कॉलोनियल गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था। तो इसके अंदर क्या था कि इन लोगों ने इसके 3 मेजर कंपोनेंट बनाए थे। फर्स्ट था आपका ब्रिटिश, सेकंड थे जमींदार, लैंडलॉर्ड जिनके ऑनर बन गए थे ये, एंड थर्ड वन इज पीजेंट। पीजेंट्स आपके वो फार्मर्स थे जो उस लैंड पर वर्क करते थे। और ये एक लैंड रेवेन्यू सिस्टम की तरह वर्क करता था। इसके अंदर आपकी जो थी वो ये थी कि ब्रिटिश, जमींदार और पीजेंट ये इस कंटिन्यू सिस्टम में वर्क करते थे। और ब्रिटिश इनसे क्या करते थे, रिवेन्यू लेते थे, मतलब टैक्स बोले या रेंट बोले, तो वो इन सब चीजों के लेते थे। इसमें क्या था, एक सेटलमेंट हुआ। व्हाट वाज द मेन एस्पेक्ट ऑफ जमींदारी सिस्टम। तो जमींदारी सिस्टम के जो मेन एस्पेक्ट थे वो मेन एस्पेक्ट ये थे कि सेटलमेंट हुआ था बिटवीन ब्रिटिश ऑफिशियल्स एंड जमींदार्स के बीच में। इन दोनों के बीच सेटलमेंट हुआ था कि हम आपको जमींदार बना रहे हैं, आपको एक ऑनरशिप मिल रही है और आपके अंदर इतने सारे जो पीजेंट हैं वो वर्क करेंगे। आप इनसे क्या करेंगे, आपका बस एक ही काम हुआ कि आप कलेक्ट करेंगे रेंट, ठीक है, फ्रॉम द पीसेंट। तो रेंट कलेक्ट करेंगे एंड उस रेंट को ये लोग क्या करते थे, 11 पार्ट्स में डिवाइड करते थे, जिसका 10 पार्ट जो है वो पूरा का पूरा ईस्ट इंडिया कंपनी को जाता था एंड 1 पार्ट जो शेयर था वो जमींदार सकते थे। तो जमींदार इसलिए वर्क कर रहे थे, ये आपका पूरा का पूरा जमींदारी सिस्टम है जिसके ऊपर वर्क कर रहे थे। इसमें क्या था, इसका फायदा ये था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसको एक कांस्टेंट रिवेन्यू मिलता रहता था, क्योंकि उनका मेनली काम था कि उनको हर जगह से पैसा चाहिए। तो ये सारी चीजें यहाँ पर आपका एंड हो जाता है किसका, एग्रीकल्चर सेक्टर का। तो नेक्स्ट जो आपका रहेगा वो अलग से एग्रीकल्चर सेक्टर से नेक्स्ट सेक्टर है इंडस्ट्रियल सेक्टर, वो हम नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे।